वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। जश्न आज़ादी का दिन है। ये दारुल उलूम देवबंद, नदवतुल उलमा, मस्जिदुल उलूम बेंगलुरु, काशिफुल उलूम समेत कई मदारिस में भी मुनक़िद हुई परचम कुशाई की तकरीब। न मुल्क न झुकेगा, न रुकेगा और न थकेगा, लाल किले की फसील से बोले वज़ीर आज़म मोदी। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा, हुकूमत HIV मरीजों से इम्तियाजी सुलूक पर रोकथाम कानून को क्यों नोटिफाइड नहीं कर रही? क्या इंदिरा की तरह ही मोदी इमरजेंसी लगाकर न्यू इंडिया का ऐलान करने जा रहे हैं? उमर खालिद का बयान, 2 साल में मुझे बार बार गद्दार बोला गया, मुझ पर हमला इसी का नतीजा है। करुणानिधि के बाद तमिल सियासत का मुस्तकबिल। इजहार राय की आजादी के लिए मायूसकुन दौर है। आसाम सीने तक पानी में डूबकर तिरंगे को दी थी सलाम, या NRC में नाम नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने नामंजूर किया तो आशुतोष का इस्तीफा, कहा इस जन्म में तो नहीं। इन 5 ट्रेनों के टिकट हुए सस्ते, जल्द ही मजीद 25 ट्रेनों के किरायों में भी हो सकती है तखफीफ। पाकिस्तान में बनने वाली नई हुकूमत के साथ दोस्ती और खुशगवार ताल्लुकात के लिए पहल करे हुकूमत हिंद, फारूक अब्दुल्ला का बयान। मुल्क की बाकी रियासतों का जम्मू कश्मीर से मुआवजना नहीं किया जा सकता, उमर अब्दुल्ला का बयान। राष्ट्रीय राइफल्स के शहीद जवान औरंगजेब को मिलेगा शौर्य चक्र। क्या पाकिस्तान चीन का एक सूबा या कॉलोनी बनने जा रहा है? एक सवाल। शाह सलमान कभी भी हरमैन शरीफैन की रिपोर्ट लिए बगैर नहीं सोते, अब्दुर्रहमान असुदैस का बयान। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार असीस नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आइए देखते हैं कि आज की खबरों की तफसीलात क्या है। पहली खबर बेंगलुरु से है। रियासत कर्नाटक में आज पूरे जोरों शोरों के साथ जश्न आज़ादी मनाई गई। मानिक शाह परेड मैदान में आज रियासत के कुमार स्वामी ने परचम कुशाई की। इसके बाद भाषण करते हुए इत्तेहाद के सिलसिले में बात की और बच्चों के लिए सरकार की जानिब से की जा रही मुख्तलिफ मंसूबों का तस्करा भी किया। भाषण के आखिर में उन्होंने एक कहानी सुनाते हुए जहां कर्नाटक के आवाम को समाज व जबान और तबके को बालाए ताक रखकर इत्तेहाद की दावत दी, वहीं अपनी हुकूमत की साझेदार कांग्रेस पार्टी को भी एक किस्म से इत्तेहाद को कायम रखने की बात कर रहे थे। इसी तरह कर्नाटक के मुख्तलिफ इलाकों में भी यौम आज़ादी का जश्न आज मनाया गया। मैंगलोर में जिला इंचार्ज UT कादर ने परचम कुशाई की। नेहरू मैदान में मुनक़िदा इस तकरीब से उन्होंने खिताब भी किया। इसी तरह उडुपी के रंगा मंदिरा के सहन में आज़ादी की तकरीब सजाई गई थी, जिसमें खातून वजीर जयमाला ने परचम कुशाई की और सलामी ली। इधर बेंगलुरु के नासेह पब्लिक स्कूल में भी परचम कुशाई की तकरीब सजाई गई थी, जिसमें तलबा और तालिबात ने बेहतरीन अंदाज में दिलकश प्रोग्राम पेश किए। यहाँ की परचम कुशाई फ्रेजर टाउन के कारपोरेटर AR जाकिर ने परचम कुशाई की। इस मौके पर स्कूल के रूहरवा मौलाना शब्बीर साहब नदवी मौजूद थे। बच्चों ने कई सारे प्रोग्राम पेश किए, जिसमें वो तालिबात जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा पर प्रोग्राम पेश किया, उसकी सराहना की गई। इस मौके पर जनाब जाकिर ने बच्चों को मुबारकबादी पेश की। वहीं तालीम से ही तरक्की होने और मुल्क का नाम रोशन करने की बात कही गई, जबकि मौलाना शब्बीर नदवी साहब ने यौम आज़ादी के ताल्लुक से और स्कूल की तरक्यात के सिलसिले में खिताब किया। इसी तरह इससे मुत्तसिल एक्सेलेंट स्कूल जो कि विलियम्स टाउन में वाक़ है, यहाँ के तलबा और तालिबात ने भी जश्न आज़ादी के मौके पर बेहतरीन प्रोग्राम पेश किए। असातिज़ा ने तलबा की बेहतरीन रहनुमाई करते हुए जंग आज़ादी में मुसलमानों के किरदार को बयान किया। इसी तरह हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ इदारे नदवतुल उलमा दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ में भी जश्न आज़ादी की तकरीब सजाई गई थी और बेंगलुरु के मदरसे मसीहुल उलूम में भी परचम कुशाई के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया था। बेंगलुरु के मदरसे काशिफुल उलूम में भी परचम कुशाई की तकरीब सजाई गई थी। इसी तरह दारुल उलूम देवबंद में भी परचम कुशाई तकरीब सजाई गई, जिसमें मौलाना अरशद मदनी दामद बरकातुहुम ने कौम से खिताब किया। हस्बी रिवायत गुलशन जुबैदा में इस बार भी निहायत शानदार तरीके से शिकारीपुर में जश्न आज़ादी का एहतमाम किया गया। जनाब हाफिज कर्नाटकी ने गुलशन जुबैदा की ताबिंदा सेकुलर रिवायत को हिंदुस्तान की सेकुलर रिवायत का एलामिया बनाते हुए परचम कुशाई के लिए वर्था मठा शिकारीपुर के स्वामी श्री चिन्ना बसवा को दावत दी और उन्हीं के हाथों परचम कुशाई की गई। स्वामी जी ने अपने रस्मी खिताब में कहा कि आज की गंदी सियासत ने मुल्क की शबीह बिगाड़ दी है।
हिंदू मुस्लिम यकजहती की ये देश मिसाल रहा है। इसकी रिवायत इत्तेहाद और पासदारी की रिवायत रही है। इसलिए भारतवासियों को चाहिए कि वो मौकापरस्त लीडरों के बहकावे में ना आए और आपस में भाईचारे को मजबूत बनाएं। इसी से देश आगे बढ़ेगा। जनाब हाफिज कर्नाटकी ने अपनी सदारती खिताब में कहा कि कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे आज़ादी सिर्फ इसीलिए मिली थी कि हम हर साल जश्न आज़ादी बनाएं, मिठाइयाँ बांटें, एक दूसरे को आज़ादी की मुबारकबादी दें और फिर बेफिक्र हो जाएं। उन्होंने कहा कि ज़मीनी सतह पर आज़ादी की नेमतों और खुशियों का बहुत कम एहसास होता है। गरीब अभी तक गरीब है, बेरोजगारी का मसला जूं का तू है। उन्होंने ये भी कहा कि ज़रा गौर फरमाएं कि वज़ीर आज़म जब लाल किले से आज़ादी का परचम लहराने जाते हैं तो उनकी हिफाजत पर कितना खर्च आता है। क्या यही आज़ादी है? इसी तरह टोंक के मदरसा सैयद अहमद शहीद में भी यौम आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई की तकरीब सजाई गई थी। ये खबर आप तक पहुंचाने तक यही रिपोर्टें मौसूल हुई हैं। दीगर मदारिस और स्कूल की रिपोर्ट्स अगर मौसूल होते हैं तो वो खबरें आज तक कल इंशाअल्लाह पहुंचाई जाएंगी। अब खबर नई दिल्ली से। बुध को मुल्क 72वां यौम आज़ादी मना रहा है, यानी आज। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सुबह 7:30 बजे लाल किले की फसील पर परचम कुशाई की और मुल्क को खिताब किया है। पीएम ने अपने खिताब में 2 ऐलानात किए हैं। 72वें यौम आज़ादी के मौके पर वज़ीर आज़म ने लाल किले से अपने खिताब में एक बड़ी खुशखबरी दी है। पहली खुशखबरी ये है कि 2022 तक हिंदुस्तान खलाई जहाज भेजेगा और वहां तिरंगा लहराएगा। दूसरा, 25 सितंबर 2018 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मुल्क में आयुष्मान भारत योजना नाफिज होगी। 2019 के लोकसभा इंतखाबात से पहले पीएम मोदी का यह लाल किले की फसील से आखिरी खिताब है। पीएम मोदी ने अपने खिताब में 3 तलाक के मसले को भी उठाया। वज़ीर आज़म ने कहा कि तलाक सलासा ने हमारे मुल्क की मुस्लिम बहनों को काफी परेशान किया है। हमने सेशन में इसको लेकर पार्लियामेंट में बिल लाने का काम किया, लेकिन कुछ लोग अभी इससे पास नहीं होने दे रहे हैं। अब खबर दिल्ली हाईकोर्ट से है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को मरकज से पूछा है कि HIV और एड्स के मरीजों के साथ इम्तियाजी सुलूक पर रोक लगाने से मुतालिक कानून को गुज़िश्ता साल अप्रैल में ही सदर जमहूरिया से मंजूरी मिलने के बावजूद अब तक इसको क्यों नोटिफाइड नहीं किया गया। चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस सी हरिशंकर बाबू की बेंच ने एक PIL पर वजारत सेहत और नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को नोटिस जारी किया है। इस आर्जी में HIV से मुतासिर लोगों के हुकूक की हिफाजत के लिए कानून का नोटिफिकेशन फौरन जारी करने की मांग की गई है। बेंच ने सवाल किया, आप कानून बनाते हैं लेकिन इसको नोटिफाइड नहीं कर रहे, क्यों? अदालत ने मामले की अगली समाअत की तारीख 26 नवंबर तय की है। अब एक 15 अगस्त के ताल्लुक से एक खास रिपोर्ट है। 15 अगस्त 1975 और 15 अगस्त 2018 दोनों में खास फर्क है, लेकिन कुछ एकसानियत भी है। 32 साल का फर्क है। 32 साल पहले 15 अगस्त 1975 को मुल्क इंतजार कर रहा था कि इमरजेंसी थोपने के 50 दिन बाद तब की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी लाल किले की फसील से कौन सा ऐलान करेंगी, या फिर इमरजेंसी के जरिए शहरियों के आईनी हुकूक को सस्पेंड करने के बाद भी इंदिरा गांधी की तकरीर की असल बुनियाद क्या होगी। और अब 43 साल बाद 15 अगस्त 2018 के दिन का इंतजार करते हुए मुल्क फिर इंतजार कर रहा है कि जमहूरियत के नाम पर कौन सा राग लाल किले की फसील से वज़ीर आज़म मोदी गाएंगे, जबकि गा चुके हैं। क्योंकि पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 4 चीफ जस्टिस ये कहकर अवामी तौर पर सामने आए कि जमहूरियत खतरे में है। पहली बार मुल्क की प्रीमियर जांच एजेंसी CBI के डायरेक्टर और स्पेशल डायरेक्टर ये कहते हुए आमने सामने आ खड़े हुए कि VVIP जांच में असर डालने से लेकर CBI के अंदर ऐसे अफसरों की तकर्री की जा रही है जो खुद गद्दार हैं। पहली बार सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CVC ही हुकूमत पर इल्जाम लगा रहा है कि इत्तला के हक को ही वो खत्म करने को आमादा है। पहली बार इलेक्शन कमीशन को हिज़्ब मुखालिफ ने कहकर कटेरे में खड़ा किया कि वो इंतखाबी तारीख से लेकर इंतखाबी जीत तक के लिए इख्तिदार का मोहरा बना दिया गया है। पहली बार हुक्मरानों पर निगरानी के लिए लोकपाल की तकर्री का सवाल सुप्रीम कोर्ट 5 बार उठा चुकी है, पर हुकूमत 4 साल से टाल रही है। पहली बार मीडिया पर नकील की हद सीधे तौर पर कुछ ऐसी हो चली है कि साथ खड़े हो जाओ नहीं तो न्यूज चैनल बंद हो जाएंगे। पहली बार भीड़ तंत्र मुल्क में ऐसा हावी हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि कहीं लोग कानून की हुकूमत को भूल ना जाएं, यानी भीड़ तंत्र या लिंचिंग के आदी ना हो जाएं। और पहली बार इख्तिदार ने मुल्क के हर इदारों के सामने खुद को इस तरह पेश किया है जैसे वो सबसे बड़ी बिजनेस कंपनी है, यानी जो साथ रहेगा उसको मुनाफा मिलेगा, जो साथ ना होगा उसको नुकसान उठाना होगा। अब खबर नई दिल्ली से। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तलबा लीडर उमर खालिद पर नई दिल्ली में वाक़े कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लब इंडिया के बाहर
गुज़िश्ता 13 अगस्त को एक नामालूम शख्स ने गोली चला दी थी। इस हमले में उमर खालिद बाल बाल बच गए थे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यूनाइटेड अगेंस्ट हेट नाम के इदारे ने खौफ से आज़ादी के नाम पर प्रोग्राम का इनेकाद किया था, जिसमें मुल्क के कई मशहूर समाजी कारकुन, सहाफ़ी और दानिश्वर मौजूद थे। पुलिस ने इस वाक़े से मुतालिक दफ़ा 307 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। वाक़े के बाद हमलावर वहां से भाग गया, लेकिन मौके वारदात पर हमलावर की पिस्तौल गिर गई थी। इस वाक़े के बाद उमर खालिद का बयान आया है कि मैं इस वाक़े से हैरान हूं कि दिल्ली शहर में दिन दहाड़े 15 अगस्त के 2 दिन पहले क्लब के बाहर इस तरह से हमला किया गया। इस जगह पर सख्त सिक्योरिटी रहती है, मीडिया रहता है और सबसे खास बात यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी का भी प्रोग्राम यहाँ चल रहा था। मैं 2:10 पर यहाँ पहुंचा और देखा कि प्रोग्राम शुरू होने में अभी भी वक्त था, इसलिए मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने सोचा हम बाहर जाकर चाय पी कर आते हैं। प्रोग्राम 2:30 बजे शुरू होना था। हमने बाहर जाकर कुछ चाय नाश्ता किया और 10 मिनट बाद जब हम लौटने वाले थे तब एक शख्स पीछे से आया और मुझे गर्दन से पकड़कर दबोच लिया। शख्स ने मुझे जमीन पर गिराया और फिर बंदूक निकालकर मेरी तरफ तानने लगा। मैं कुछ समझ नहीं पाया और झटपटाहट में बस उसका हाथ दूर करता रहा। मेरी बस यही कोशिश थी कि इसका हाथ पास ना आए। मेरे दोस्त वहां मौजूद थे जिन्होंने मुझे कवर करने की कोशिश की। इस बीच वो शख्स भागा। इस दौरान मैं भी अंदर की तरफ भाग रहा था। इसी वक्त इस शख्स ने गोली भी चलाई, जिसकी आवाज मैंने सुनी। मैं फौरन भागकर अंदर गया और पुलिस को बताया। मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी से बोलना चाहता हूं कि 2 साल में मेरे खिलाफ जो बेबुनियाद बातें बोली गई, जिस तरह से मुझे बार बार गद्दार वतन बोला गया और मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया गया, यह हमला उसी का नतीजा है। नाज़रीन, अब एक खबर है तमिलनाडु की सियासत के सिलसिले में। 20वीं सदी के अव्वली नशरों में जहां जनूबी एशिया में ताज बरतानिया से आज़ादी हासिल करने के लिए राय आम्मा मुनज़्ज़म हो चुकी थी, वहीं कई तबकात में एहसास भी कवीतर होता जा रहा था कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद वो दूसरे इस्तेमार यानी हिंदू आला ज़ातों खुसूसन ब्राह्मणों के रहमो करम पर होंगे और पावर स्ट्रक्चर में उनकी हिस्सेदारी महज ख्वाब ही रह जाएगी। इसके सद्देबाब के लिए जिन 3 लीडरों ने आवाज़ बुलंद की, उनमें मोहम्मद अली जिन्ना जुनूबी हिंद में द्रविड़ तहरीक के खालिक ईवी रामास्वामी उर्फ पयायार और मारूफ दलित लीडर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शामिल थे। 8 जनवरी 1940 को मुंबई में एक मुश्तरका लाएअमल तय करने के लिए इन तीनों लीडरों की एक मीटिंग भी हुई। इससे कबल 1938 में क्रप्स कमीशन के सामने पेरियार ने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और तुलु जबान बोलने वाले इलाकों पर मुश्तमिल एक अलहिदा ममलिकत के मुतालबे को लेकर एक मेमोरेंडम भी दिया था। इनका कहना था कि यही लोग हिंदुस्तान के असल बाशिंदे हैं, जिनको सदियों पहले आर्यन हिंदू हमलावरों ने जुनूब की तरफ महदूद करके उनसे उनकी तहजीब व शनाख्त छीन ली है। यही नजरिया कमोबेश अंबेडकर का भी था, जो दलितों को हिंदू निचली जात के बजाय एक अलहिदा कौम तस्वुर करते थे। गोया के मुंबई की इस मीटिंग की बहुत कम तफसीलात मंजर-ए-आम पर आई हैं, मगर यह तय है कि मुस्लिम लीडरों की कजफहमी और महात्मा गांधी की आड़ में ब्राह्मणों की रिवायती सियासी कारीगरी ने द्रविड़, दलित और मुस्लिम इत्तेहाद की ये बैल मंढे चढ़ने नहीं दी। इसके चंद माह के बाद ही मुस्लिम लीग के लाहौर इजलास में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हो गई। ख्यास है कि इस इत्तेहाद की कोम्पल को फूटने से कबल ही ब्राह्मणी निजाम ने एक बेदस्तपा पाकिस्तान के क़याम के मुतालिबे पर आमदगी जाहिर की, ताकि हिंदुस्तान को बल्गनाइजेशन यानी मजीद तकसीम दर तकसीम से बचाकर अपनी बालादस्ती और बढ़तरी कायम रखी जाए। खैर, फिलवक्त द्राविड़ सियासत के मरकज तमिलनाडु में सियासत एक नई करवट ले रही है। गोया कि 1940 में उठी अलहिदा द्राविड़ नाडु की चिंगारी कब की सर्द हो चुकी है, मगर हिंदुस्तान के खुफिया इदारों के हसास सूबों की फहरिस्त में जम्मू कश्मीर के बाद तमिलनाडु अभी भी दूसरे नंबर पर है। दोनों में मुमालसलत यह है कि उनकी दाखिली सियासत में बैरून अवामिल कार फरमा रहते हैं और उनमें नई दिल्ली से बेजारी और अलहदगी पसंदी के रुझानात भी नुमाया हैं। 20 माह के कलील अरसे में इस खित्ते के 2 अहम लीडरों और साबिक वज़राए आला जे ललिता और यम करुणानिधि की मौत से ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है जो न सिर्फ सूबा बल्कि हिंदुस्तान की कौमी सियासत पर भी असरअंदाज हो सकती है। एक और खुसूसी रिपोर्ट आपके हवाले। अब हमें बाल की खाल निकालना बंद कर देना चाहिए। हम आज के हिंदुस्तान में जो देख रहे हैं वो नजरियाती कसौटी पर फाशिज्म है या नहीं, इसकी बारीकियों में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ये दलील के ये 1975 की इमरजेंसी जैसी नहीं है, पूरी तरह से गैर मुनासिब है। इस तरह का किताबी तस्वुर सेमिनार के कमरे और तालीमी मुबाहसों की चीज़ें हैं जहाँ बड़े बड़े आलिम जो ज़मीनी हकीकत से ज़्यादा उसूलों के मुतालिक सोचते हैं, तारीफ़ात की बारीकियों पर गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसे वक्त में ऐसा करना जब हम मुसलसल
मुखालिफ आवाज़ों को दबाया जाता देख रहे हैं एक बेमाना कवायद है। हकीकत में मुखालिफत की आवाज़ों को ये नहीं दबाया जा रहा है, यहाँ तक कि हकीकतों पर पाबंदी भी लगा दी गई है, जिसका मतलब यह है कि सिर्फ कानों में मधुर रस घोलने वाले झूठों को ही इजाज़त दी जाएगी। मीडिया एहलकार होने के नाते मेरे दोस्तों और मैंने सच्चाई की इशाअत करते वक्त धमकियों के आगे डर और घबराहट का अब खबर आसाम से। मुल्क आज आजादी का जश्न मना रहा है। गुज़िश्ता साल 15 अगस्त को वायरल हुई आसाम की एक तस्वीर काफी मौजूए बहस बनी थी। इस तस्वीर में आसाम के धबरी जिले में दो बच्चे एक प्राइमरी स्कूल कैंपस में सीने तक पानी में डूबकर तिरंगे झंडे को सलामी देते हुए नजर आ रहे थे। हैरानी की बात यह है कि उनमें से एक बच्चे का नाम आसाम के एनआरसी में शामिल नहीं है। तस्वीर में दोनों बच्चों के साथ उनके दो टीचर भी सलामी देते नजर आ रहे थे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से एक बच्चा हैदर खान उम्र 10 का नाम आसाम में हाल ही जारी एनआरसी के हतमी मुसवदे में शामिल नहीं है। दिलचस्प बात यह भी है कि हैदर के अलावा इसके कुंबे के सभी लोगों बशमूल मां, 12 साल का भाई, 6 साल की बहन और दाद आलम खान के नाम एनआरसी ड्राफ्ट में शामिल है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक हैदर के वालिद रोपनल खान का साल 2011 में कोकराझार में कत्ल कर दिया गया था। धबरी जिले के बरकलिया नस्कारा गांव में रहने वाले हैदर का कहना है कि मैं एनआरसी के बारे में नहीं जानता। वायरल तस्वीर के बारे में हैदर ने कहा कि सब कुछ पानी में डूब गया था। स्कूल में जहां कौमी झंडा लहराया जा रहा था वहां दीगर बच्चे जाने से डर रहे थे, लेकिन जियारुल और मैं तैरकर इस जगह पहुंचे और झंडे को सलामी दी। दरअसल इस तस्वीर को मकामी प्राइमरी स्कूल के टीचर मीजानुर रहमान ने अपलोड किया था और ये वायरल हो गई थी। काबिल जिक्र है कि आसाम में 30 जुलाई को एनआरसी का दूसरा मसवदा जारी किया गया था, जिसमें 40 लाख लोगों के नाम शामिल नहीं। रियासत में रह रहे कुल 3.29 करोड़ दरखास्त दहिंदगान में से 2.90 करोड़ शहरी वैलिड पाए गए। आसाम एनआरसी का पहला ड्राफ्ट 30 दिसंबर 2017 को जारी हुआ था। अब खबर नई दिल्ली से। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर आशुतोष के इस्तीफे को दिल्ली के वजीर आला और पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने नामंजूर कर दिया है। केजरीवाल ने आशुतोष की ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि इस जन्म में तो वो इस्तीफा मंजूर नहीं कर सकते हैं। ख्याल रहे कि मिस्टर आशुतोष ने बुध को ट्विटर पर अपने इस्तीफा का ऐलान किया था। उन्हें इस्तीफा के लिए जाती वजूहात का हवाला दिया। आपके कौमी मजलिस आमिला के रुकन मिस्टर आशुतोष ने ट्वीट किया कि हर एक का सफर खत्म होता है। आपके साथ मेरा साथ अच्छा और इनकलाबी रहा और अब यह भी खत्म हुआ। मैंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी की सियासी उमूर की कमेटी पीएसी से इस्तीफा कबूल करने की दरखास्त की है। अब खबर हिंदुस्तानी रेलवे डिपार्टमेंट से है। हिंदुस्तानी रेलवे डिपार्टमेंट ने अपने मुसाफिरीन की सहूलत के लिए बड़ा कदम उठाया है। रेलवे ने एक्सप्रेस ट्रेनों के टिकट सस्ते कर दिए हैं। खासकर 5 ट्रेनों की किराए में तखफीफ की गई है। ये ट्रेन बेंगलुरु, गदग और मैसूर से चलती हैं। रेलवे की तरफ से किराए में कमी ज्यादा से ज्यादा मुसाफिरों को एसी कोच या चेयर कार में सफर करने के लिए रागिब करने की वजह से की गई है। आपको बता दें कि जुनूबी मगरबी रेलवे ने किरायों में 235 रुपए तक की कमी की है। उम्मीद की जा रही है कि जुनूब मगरबी रेलवे के इस कदम का असर दीगर रेलवे जोन पर भी पड़ेगा। अगर दूसरी ट्रेनों के किराए में कमी होती है तो इसका बराह रास्त फायदा मुसाफिरों को मिलेगा। गुज़िश्ता दिनों रेलवे की तरफ से प्रीमियम ट्रेनों के किराए में तखफीफ की बात कही गई थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रेलवे की तरफ से 25 शताब्दी ट्रेनों के किराए में तखफीफ पर गौर किया जा रहा है। दिल्ली से अजमेर और चेन्नई से मैसूर के दरमियान चलने वाली शताब्दी के किराए में भी कमी होने की उम्मीद है। अब खबर श्रीनगर से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के करोड़ों अवाम को दोनों ममालिक के यौम आज़ादी पर मुबारकबादी दी है और तमन्ना जाहिर की है कि दोनों ममालिक अपने ताल्लुकात में बेहतरी लाकर तलखियों को भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत हिंद को पाकिस्तान में बनने वाली नई हुकूमत के साथ दोस्ती और खुशगवार ताल्लुकात कायम करने के लिए पहल करनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों को गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी से गुरेज करना चाहिए। अब खबर श्रीनगर से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मुल्क की बाकी रियासतों का जम्मू कश्मीर के साथ मुकाबला नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान की वाहिद ऐसी रियासत है जिसका अपना अलग परचम और आईन है। उमर अब्दुल्ला ने इन बातों का इजहार मंगल के रोज यहां पार्टी हेडक्वार्टर पर सूबाई सतह के गैर मामूली पार्टी इजलास से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में ऐसा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि सिर्फ कश्मीर का मुसलमान दफा 35 को बचाने निकला है। जम्मू का हिंदू, लद्दाख का बुद्ध या बाकी मजाहिब के लोग का वो कश्मीरी पंडित हो या फिर सरदार इस दफा के खिलाफ हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जम्मू के लोग भी ये मानकर चल रहे हैं कि 35 को उठाना उनके लिए नुकसानदेह साबित होगा और यही तासुर करगिल और लद्दाख में पाया जा रहा है। लोगों में इस दफा को लेकर घबराहट और तशवीश है।
अब तो बीजेपी के मेंबरान असेंबली भी खुलकर दफा 35A की दिफा के लिए सामने आ गए हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। अब खबर कश्मीर से। 15 अगस्त को मुल्क अपना 72वां यौम आजादी धूमधाम से मना रहा है। मुल्क भर में हर तरफ हब्बुल मुतनी का माहौल है। इस मौके पर मुल्क के लिए कुर्बानी देने वाले जवानों को मेडल्स दिए जा रहे हैं। इस मरतबा यौम आजादी के मौके पर राष्ट्रीय राइफल्स के शहीद जवान औरंगजेब को शौर्य चक्र के नाम के लिए मौसूम कर लिया गया है। खबर सऊदी अरब से। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी शरीफ की इंतजामिया के सरबराह आला शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस-सुदैस ने कहा है कि शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज हरमैन शरीफैन की रिपोर्ट लिए बगैर कभी नहीं सोते। मंगल को सरबराह मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी शरीफ इंतजामिया आला शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान सुदैस का कहना था कि शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज हरमैन शरीफैन की रिपोर्ट लिए बगैर कभी नहीं सोते। हर रात अल्लाह ताला से हरमैन शरीफैन को अपने हिफ्ज़ अमान में रखने की दुआ किया करते हैं। सुदैस ने मजीद बताया कि हरमैन की इंतजामिया ने 10,000 से ज्यादा अफरादी क़ुव्वत का बंदोबस्त किया है। ज़ायरीन 2010 दरवाजों से मस्जिदुल हराम में दाखिल होंगे। 28 इलेक्ट्रॉनिक जीनो, 10,000 से ज्यादा व्हील चेयर्स, 25,000 आब जमजम की कूलर और 600 से ज्यादा देव हैकल पंखों का इंतजाम किया गया है। जबकि माजूरों के लिए 38 स्पेशल रास्ते बनाए गए हैं। 1,07,000 से ज्यादा अफराद 1 घंटे में खाने काबा का तवाफ कर सकेंगे। सुदैस ने यह भी बताया कि इमसाल खुतबा अरफा का तर्जुमा 5 बैनुल अक़वामी ज़बानों में किया जाएगा। खतीब अरफे का पाकीज़ा पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचाया जाएगा। हुज्जाज को भी खुतबे के मानी से आगाह किया जाएगा। नाज़रीन, आज की आखिरी खबर जश्न यौम आज़ादी के ताल्लुक से है। आज 15 अगस्त है, जैसा कि आप जानते हैं, और आप में से बहुत सारे लोग परचम कुशाई की तकरीब में शिरकत करके भी आए होंगे। लेकिन जो हालात मुल्क के गुज़श्ता 70 सालों में बने हैं, इस आज़ादी का क्या मफहूम हम लोग खोते जा रहे हैं, उसकी रियलिटी क्या है और हुकूमत हिंद हमें क्या दे रही है, और गुज़श्ता 70 सालों से जो हुकूमतें आ रही हैं उन्होंने हम लोगों को क्या दिया, ये सोचने का असल ये वक्त है, ये दिन है। ऐसे हालात में बहुत सारे लोग मज़ामीन लिखते हैं, अपनी तहरीरें, अपने एहसासात और अपने जज्बात का जिक्र करते हैं। लेकिन ऐसे में कुछ दिन कबल हमें एक तहरीर मौसूल हुई थी इशाअत के लिए, जनाब हाफिज़ कर्नाटकी साहब की। ये मशहूर शायर हैं, कर्नाटक के शिमोगा ज़िले की शिकारीपुर तालुके से ताल्लुक़ रखते हैं। उनकी कई किताबें आ चुकी हैं, बच्चों के बिलखुसूस बच्चों के शायर के नाम से जाने जाते हैं। कर्नाटक में कर्नाटक उर्दू अकेडमी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। उनकी तहरीर में बहुत सारी रियलिटी और एक ऐसे एहसासात और जज्बात जो मेरे और आप तमाम लोगों के दिल में पनपते हों, ऐसी चीज़ें आई थी। इस वजह से आज 15 अगस्त के मौके पर उस तहरीर की कुछ इख्तिसाबात मैं आप लोगों के सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि ये सवालात हम लोग खुद अपने आप से पूछ सकें। वो लिखते हैं, हम पिछले पवन सदी से आज़ादी का जश्न मनाते चले आ रहे हैं और अपने आप को एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सचमुच आज़ाद हैं, मगर हमारी खुद एतमादी किसी भी तरह बहाल ही नहीं हो पा रही है। ज़रा गौर फरमाइए कि हमारे वज़ीर आज़म जब लाल किले से तिरंगा लहराने जाते हैं तो उनके हिफाजत के इंतजामात पर कितना खर्च आता है, और दिल्ली के चप्पे चप्पे पर फौज और पुलिस की किस तरह तैनाती की जाती है, और यही सब कुछ हिंदुस्तान की हर रियासत में वज़ीर आला की हिफाजत के लिए किया जाता है। क्या खौफ और दहशत के इस संगीन माहौल में आज़ादी की खुशियां मनाना या आज़ादी के जश्न का ढोंग करना कुछ अजीब नहीं लगता है? आखिर एक कैसी आज़ादी है कि देश का वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से लेकर मामूली वज़ीर और अफसर तक अपने आप को महफूज और मामून नहीं समझता है, और ख़ुद हिफाजत की तदाबीर के नाम पर आवाम का करोड़ों का सरमाया फूंक देता है। इस तनाजुर में यह तो कहा जा सकता है कि हमारे लीडर हजरात आवाम की गाड़ी कमाई उड़ाने के लिए एकदम आज़ाद हैं, मगर गौर कीजिए कि जिस मुल्क में वज़ीर आज़म, सदर, वज़ीर आला और दूसरे बड़े लोगों को हर आन अपनी जान के लाड़े पड़े नजर आते हैं, उस मुल्क के आवाम का क्या हाल होगा, और बिलखुसूस इस अक़लियत का क्या हाल होगा जिसका खौफ अक्सरियत के दिलों में पैदा करने की दिन रात कोशिश की जाती है और सरकारी मिशनरी तक को उसमें इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं किया जाता है। हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख, उसके आज़ादी के पहले और बाद के हालात और हुकूमत के रवैये और आवाम की तकलीफ़ों पर नज़र करें तो मालूम होगा कि आज़ादी से पहले जो बड़े मसाइल थे, आज तक वो मसाइल जूं के तू पड़े हुए हैं। आज़ादी से पहले तालीम, सेहत और गुर्बत के अलावा इजहार की आज़ादी का बेहद संगीन हालात थे, और आज आज़ादी की पौन सदी गुजर जाने के बाद भी तालीम का मामला इतना ही पेचीदा है,
इलाज व मुआलजे का मामला इतना ही महंगा है और सच बोलने पर लोगों की जबानें तराश लेने का कारनामा आज भी इसी जोश खरोश के साथ अंजाम दिया जा रहा है। इसलिए कभी कभी उलझन होने लगती है कि कहीं आज़ादी के कोई और माने तो नहीं है। अंग्रेजी हुकूमत ने अपनी इस्तात के मुताबिक जात पात और ऊंच नीच को मिटाने की कोशिश की। यह और बात है कि जब उसे अपनी हुकूमत के जाने का खौफ पैदा हुआ तो उसने फूट डालो और हुकूमत करो के फार्मूले पर अमल किया। इसलिए तमाम हिंदुस्तानियों ने इसे देश का गद्दार करार दिया। मगर आज जो चंद सियासी पार्टियां हैं, जो आजकल बड़ी सियासी पार्टियां बन चुकी हैं, वो भी तो वही कर रही हैं। वो भी तो हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा करके हुकूमत चलाने की लगातार साजिश कर रही है। तो क्या वो देशभक्त पार्टियां हैं? अंग्रेज अपने निज़ाम तालीम में ऐसा मवाद शामिल करते थे जिसे ये मालूम हो कि अंग्रेज एक महज़ब कौम है और दूसरी कौम में गैर महज़ब है। और आज जो हुकूमत है हिंदुस्तान में, वो भी निसाबी किताबों में ऐसे मवाद को जगह दे रही है जिससे जाहिर होता है कि हिंदू सबसे बेहतर कौम है और दूसरी कौमें जालिम व जाबिर और गैर महज़ब कौमें हैं। कहने का मतलब यह है कि आप जिंदगी के एक शोबे पर नजर डाल लीजिए, हर जगह आपको वही पुरानी रविश नजर आएगी। पहले सेठ साहूकार और जमींदार गरीबों को लूटते थे, अब बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई हैं जो सिर्फ गरीबों को ही नहीं, गरीब मुल्कों को भी लूट रही है। और इन ममालिक के वज़रा आज़म और सुदूर इन बड़ी बड़ी कंपनियों और बड़ी हुकूमतों के हाथ की कठपुतली बने नजर आते हैं। कभी कभी तो बेहद हैरानी होती है कि किस तरह एक आज़ाद और ताकतवर मुल्क का सदर या वज़ीर आज़म महज किसी सरमायादार का आलायकार बनकर रह जाता है। ये तो वही सूरत हाल हुई कि जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को खुदा मान लिया वो माला माल हो गया, और जिसने उसे खुदा मानने से इनकार कर दिया वो हुकूमत उज़्मा के खाक पर कदम रखने के लायक ही नहीं रहा। तो फिर आज़ादी और गुलामी में क्या फ़र्क रह जाता है? नाज़रीन, ये थी आज की कुछ ताज़ा तरीन खबरें। 15 अगस्त के सिलसिले में बहुत ज़्यादा खबरें पेश की गई, चूँकि आज मौका भी है, मुनासिबत भी है, लिहाजा कल फिर इंशाअल्लाह आलमी और दीगर खबरों के साथ आप लोगों के साथ में हाजिर होगी। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम वमा यस्तूरून।